आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम है असर्ट इन द मार्केट। चैप्टर नंबर 9 है। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक। और आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपने क्लास 9 के अंदर सिविक्स में चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है असर्ट इन द मार्केट। जितना आसान इस चैप्टर का नाम दिख रहा है उतना ही आसान हमारा ये चैप्टर भी है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे, अच्छा पहले ना चैप्टर के अंदर क्या बात करेंगे उसको छोड़िए, पहले चैप्टर का नाम क्या उसको देखिए। नाम है असर्ट इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में जब एक शर्ट आता है तो शर्ट तो मार्केट में आ गया, लेकिन मार्केट में उस शर्ट का आने से पहले बहुत सारे प्रोसेस को करने पड़ते हैं, तब जाकर वो शर्ट बनता है। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई भी शर्ट या फिर कोई भी कपड़ा जब बनता है तो बनने के पहले किन किन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि किन किन चीज़ों को करना पड़ता है, किन किन तौर तरीके को अपनाना पड़ता है, तब जाकर हमारा एक मार्केट में शर्ट बिकने के लिए आता है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग अपने इस चैप्टर में बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर का। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा अ कॉटन फार्मर इन करनूल। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे करनूल में एक ऐसे किसान जो कि कॉटन का खेती करते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ आगे अभी आपको और आगे समझ में आएगा, लेकिन शुरुआत करते हैं। देखिए, सपना बेसिकली आप कह लो, सपना स्मॉल फार्मर इन करनूल। करनूल बेसिकली कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ग्रोज कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। तो यहां से आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, समझिए। बात हो रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर एक छोटा सा इलाका है, जगह है। आंध्र प्रदेश के अंदर एक छोटा सा जगह है करनूल। ओके, करनूल में एक किसान महिला रहती है, उस महिला का नाम है सपना। क्या नाम है? सपना। और वो सपना क्या करती है, छोटे से जमीन पे कॉटन का खेती करती है। किस चीज का खेती करती है? कॉटन का, रुई का खेती करती है वो। आगे आगे, द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम हैव ऑलरेडी बस्ट, सो सपना इज बिजी पिकिंग कॉटन। अब हुआ क्या, कॉटन के पेड़ में जो कॉटन है वो पक चुके हैं, कई सारे कॉटन तो बस्ट में फट भी चुके हैं, यानी कि वो बीज के तरह होता है, बड़ा सा बॉल होता है कॉटन का, वो पेड़ में लगा रहता है, वो पक चुका है। और कई सारे कॉटन के जो बॉल हैं, बॉल बेसिकली जो कॉटन है वो फट भी चुके हैं। मतलब कि ये बता रहा है यहाँ पे कि कॉटन पूरी तरीके से खेतों में क्या हो चुका है? पक चुका है, तैयार हो चुका है। तो सपना क्या है? सपना अपने खेतों में डेली जाती है, उस कॉटन को तोड़ती है पौधों से और उसको अपने घर लेके आती है। तो वो अभी फिलहाल इस काम में बिजी है। ओके, तो कहानी समझ में आया? कहानी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश के अंदर छोटा सा जगह है करनूल, वहां पे एक छोटी सी, मतलब एक किसान महिला है बेसिकली, वो किसान है, उनका नाम है सपना। सपना जो है उनके पास छोटा सा जमीन है, उस जमीन के ऊपर वो कॉटन का खेती करती है। और कॉटन जो है वो अब पक चुका है, तो वो डेली अपने खेत में जाती है, कॉटन को तोड़ती है और घर लेके आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सपना जो है अभी इसी काम में बिजी है, कॉटन को तोड़ने में। ठीक है, आगे। Once the cotton is collected, instead of selling it at Kurnool cotton market, Sapna and her husband take the harvest to the local trader. अब हुआ क्या, समझिए ध्यान से। सपना ने बेसिकली अपने खेत से सारे कॉटन को तोड़कर वो लाई, यानी कि सपना कॉटन को तोड़ के अपने खेत से लाई, और सपना और सपना के हस्बैंड दोनों क्या कर रहे हैं, उस कॉटन को जो उन्होंने खेत से लाया है अपने घर, वो जाके एक छोटे से लोकल ट्रेडर को दे दिया। लोकल ट्रेडर का मतलब हो गया जो उनके गांव में ही होंगे, जो कपड़े का बिजनेस वगैरह करते होंगे, उनको इन्होंने क्या कर दिया, अपना कॉटन दे दिया। ठीक है, यानी कि सपना और सपना का जो हस्बैंड है, उन दोनों ने मिलके अपने खेत का कॉटन जो था वो एक छोटे से लोकल ट्रेडर को दे दिया कि भैया ये हमारे खेत में कॉटन उगा था और ये कॉटन आप ले लो, बदले में कुछ हमको पैसा दे दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। At the beginning of the cropping season, Sapna had borrowed rupees 2,500 from the trader at a very high interest rate to buy seeds, fertilizers
पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टीवेशन। अब देखो हुआ क्या, सपना ने जब खेती किया था कॉटन का, तो खेती करने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, सीड चाहिए होगा यानी कि बीज, फर्टिलाइजर चाहिए होगा यानी कि खाद वगैरह चाहिए होगा, पेस्टिसाइड यानी कि कीड़ा वगैरह मारने के लिए उसको दवाई भी चाहिए होगा। तो इन प्रकार के चीज़ों को खरीदने के लिए सपना के पास पैसा नहीं था। तो सपना ने क्या किया था, 2500 यानी कि 2500 रुपये उन्होंने उधार ले लिया था। किससे, उसी ट्रेडर से, उसी आदमी से जिस आदमी को उन्होंने क्या किया है, अपना कॉटन को बेचा है। समझना है बात, यानी कि जिस व्यक्ति को सपना और उसके हस्बैंड ने कॉटन बेचा है, उसी आदमी से सपना ने शुरुआत में ही क्या ले लिया था, 2500 रुपये का लोन ले लिया था, कर्ज ले लिया था। किस चीज़ के लिए, खेती को करने के लिए, यानी कि बीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इन प्रकार की चीज़ों को खरीदने के लिए। ठीक है, आगे। द लोकल ट्रेडर मेड सपना एग्री टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। और उन्होंने पहले ही कह दिया था, वो जो ट्रेडर था जिसने सपना को पैसा दिया था खेती करने के लिए, उन्होंने पहले ही सपना को कह दिया था कि ठीक है, तुमको 2500 रुपये का जरूरत है, हम तुमको देंगे, लेकिन तुम जो अपने खेत में कॉटन उगाओगे वो कॉटन किसी और को मत बेचना, वो हमको आके दे देना। सपना चाहती तो वो सीधा करनूल के मेन मार्केट में जाती और वहाँ पर जाके कॉटन को बेच देती, लेकिन उन्होंने वहाँ पे नहीं बेचा। उन्होंने क्या किया, उसी आदमी को दिया जिस आदमी ने सपना को खेती करने के लिए 2500 रुपया लोन दिया था। समझ में आया बात, तो पूरा कहानी समझ में आया। तो जिस व्यक्ति ने सपना को 2500 रुपये दिया था खेती करने के लिए, उसी व्यक्ति को सपना ने अपना कॉटन बेच दिया। ठीक है, क्योंकि पहले ही दोनों में बात हो गया था कि तुम अपना कॉटन हम ही को बेच देना। आगे, एट द ट्रेडर्स यार्ड 2 ऑफ हिज मेन वे द बैग्स ऑफ कॉटन। अब ट्रेडर का आदमी क्या करता है, जिस व्यक्ति ने सपना को पैसा दिया था वो क्या करता है, 2 आदमी वो लाता है और वो सारे कॉटन को क्या करता है, दोनों आदमी मिलके ट्रेडर के जाके आंगन में रख देता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि सपना का जो भी कॉटन वगैरह था वो कॉटन किसका हो गया, उस ट्रेडर का हो गया, क्योंकि पहले बात हो गया था तुम अपना कॉटन हमको बेच देना। आगे, एट अ प्राइस ऑफ ₹1500 पर क्विंटल द कॉटन फेचेज ₹6000। अब सपना ने अपने कॉटन को किस दाम पे बेचा है, उन्होंने बोला सपना ने कि देखो भाई, एक क्विंटल का मतलब होता है 100 kg। कितना, एक क्विंटल का मतलब होता है 100 kg। ओके, तो सपना ने बोला उस ट्रेडर को कि देखो भैया, एक क्विंटल का आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे, सॉरी 1500, सॉरी माई मिस्टेक 1500 रुपये आपको देने पड़ेंगे एक क्विंटल के। तो इस तरीके से सपना ने कितना कमा लिया, 6000 रुपया सपना ने कमा लिया। कितना कमाया बताओ, 6000 रुपया सपना को मिला। तो अब इस हिसाब से आप लगा सकते हो कि सपना ने कितना क्विंटल कॉटन उगाया होगा। कितना क्विंटल उगाया होगा जरा बताओ, सोचो। 400 kg यानी कि 4 क्विंटल। समझ रही है बात। तो सपना ने अपने खेत में 4 क्विंटल यानी कि 400 kg कॉटन का खेती किया, और वो कॉटन जब उन्होंने बेचा ट्रेडर को तो उनको 6000 रुपये मिल गए। ठीक है, एक क्विंटल का कितना दाम, 1500 रुपये, 1500। आगे, द ट्रेडर डिडक्ट्स ₹3000 फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट एंड पेज सपना ₹3000। तो अब देखो, इस व्यक्ति ने क्या किया, सपना के सारे कॉटन को ले लिया और सपना को कितना देना पड़ेगा अभी बताओ, 6000 रुपये। लेकिन उस व्यक्ति ने 3000 रुपये काट लिया पहले ही। पता है क्यों, क्योंकि उस व्यक्ति ने सपना को लोन कितना दिया था बताओ, 2500 रुपये लोन दिया था, और 500 रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट उन्होंने काट के, बताओ कितना हो गया उनका पैसा, 3000 रुपये। तो 2500 रुपये यानी कि 2500 उस व्यक्ति ने सपना को लोन दिया था, और 500 रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ा सपना को। तो टोटल उस व्यक्ति को देना था 6000 रुपये। सपना को कितना मिलता, 6000 रुपया मिलता, लेकिन उस व्यक्ति ने 3000 रुपया पहले ही काट लिया। 2500 रुपया वो जो कि उन्होंने लोन दिया था, और 500 रुपया इंटरेस्ट, कि भैया हमने तुमको 2500 रुपया दिया है तो 500 रुपया हम इंटरेस्ट भी तो लेंगे। तो अब आप बताइए कि सपना को कितना मिलेगा। अब 3000 रुपया तो पहले काट लिया उन्होंने, अब कितना मिलेगा सपना को, 3000 मिलेगा। कहानी समझ में आया पूरा बात। तो सिंपल सी बात है, आप ये समझो
उस ट्रेडर ने सपना को खेती करने के लिए लोन कितने रुपए का दिया था भाई? 1000 रुपए का, 2500 रुपीज का, ठीक। और इंटरेस्ट कितना लेना है, यानी कि वो ट्रेडर इंटरेस्ट कितना लेगा सपना से, एक्स्ट्रा मनी कितना लेगा? 500 रुपया, 500 रुपया। तो टोटल वो ट्रेडर को कितना रुपया देगी सपना, यानी कि सपना उस ट्रेडर को कितने रुपए देगी? 6,000 का, 3,000 ना, 3,000 देगी सपना, जो है उसको 3,000 रुपए देगी। तो जब सपना ने अपने कॉटन को बेचा उस व्यक्ति के पास, तो उस पूरे कॉटन का प्राइस कितना निकला? 6,000 रुपए। तो उस व्यक्ति ने 3,000 रुपए पहले अपना रख लिया, तो सपना को केवल अब मिलेगा कितना? 3,000 रुपया ही मिलेगा, ठीक है। आगे वही बात यहां पे लिखा हुआ था। अगला, अ ट्रेडर इज अ पावरफुल मैन इन द विलेज एंड द फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन्स, नॉट ओनली फॉर कल्टीवेशन बट ऑल्सो टू मीट अदर एक्सीजेंसीज सच एज इनलेस, चिल्ड्रंस स्कूल फीस एटसेट्रा भी आप इसमें जोड़ सकते हो। तो कहने का मतलब है कि एक गांव के अंदर जो ट्रेडर होता है ना, ट्रेडर मतलब जो थोड़ा सा अमीर आदमी होता है, जिसके पास पैसा वगैरह ज़्यादा होता है, ज़मीन वगैरह ज़्यादा होता है, जो सामानों का खरीद बिक्री लेन देन ज़्यादा करता है, यानी कि बेसिकली गांव का एक अमीर आदमी गांव में बहुत अच्छा काम पे भी आता है, कई बार हमारे लिए काम अच्छा कर देता है वो। यानी कि गांव का जो एक अमीर आदमी होता है वो बहुत पैसा कमाता है, वो बहुत पावरफुल आदमी होता है। कैसे पैसा कमाता है पता है? उनके पास पैसा बहुत है, तो जिस भी व्यक्ति को पैसा का जरूरत पड़ता है वो आदमी उसके पास जाता है, वो बोलता है कि ठीक है तुमको जितना पैसा चाहिए हम तुमको देंगे, लेकिन बदले में लेंगे क्या हम तुमसे? इंटरेस्ट लेंगे। तो गांव का आदमी जो बहुत अमीर होता है ना, वो इंटरेस्ट का ही पैसा जिंदगी भर खाता रहता है, कहते हैं ना मतलब सूद का पैसा, है ना, वही चीज है। तो एक गांव का आदमी बड़ा ही पावरफुल, जो कि पैसे में है, वो बहुत पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को उस आदमी से काम पड़ता है। बेटी का शादी करना है, पैसा नहीं है, उससे पैसा मांग लो। घर में मशीन खरीदना है, उससे पैसा मांग लो। गाय बैल भैंस बकरी खरीदना, उससे पैसा मांग लो। खेती बाड़ी करने के लिए पैसा चाहिए, उससे पैसा मांग लो। वो पैसा देते हैं, कभी भी मना नहीं करेंगे आपको, लेकिन बदले में इंटरेस्ट भी दबा के लेते हैं, ठीक ना। तो सपना ने भी खेती करने के लिए कितना मांगा? 2500 रुपए, उनको मिल गया, लेकिन बदले में कितना रुपए उन्होंने इंटरेस्ट लिया? 500 रुपए लिया कि नहीं लिया? तो गांव का ऐसा आदमी बड़ा ही पावरफुल होता है, बहुत पैसा कमाता है वो, इंटरेस्ट का केवल पैसा। ऑल्सो देयर आर टाइम्स, अच्छा हाँ, कि किसी को बीमारी हो गया, पैसा चाहिए, वो भी उसी से पैसा लेता है। अपने स्कूल के बच्चों के स्कूल में पैसे भरने हैं, स्कूल फी देना है, वो भी नहीं है आपके पास, तो वहां से ले लेता है। पैसा वो दे देता है, लेकिन इंटरेस्ट वो लेता है। Also, there are times in the year when there is no work and no income for the farmers. So, borrowing money is the only means of survival. गाँवों में कुछ ऐसे भी महीने होते हैं साल में, एक साल में कुछ ऐसे भी महीने होते हैं जहाँ पे किसानों के पास कोई काम नहीं होता, फसल नहीं लगाना है, फसल काटना नहीं है, खेतों में काम नहीं करना है, कोई काम ही नहीं होता उस महीने में। तो भाई काम नहीं होता है, लेकिन लोगों को घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो पैसे का जरूरत कहाँ से पूरा हो जाता है उनका? उसी व्यक्ति से, ट्रेडर से, जो पावरफुल आदमी होते हैं गांव के, कि भैया हमारा काम नहीं चल रहा है, हमको थोड़ा बहुत पैसे उधार दे दो। हमारे पास जब पैसा आएगा तो इंटरेस्ट के साथ, यानी कि सूद समेत आपको हम पैसा वापस लौटा देंगे। तो वो आदमी पैसा दे देता है। इस तरीके से गाँवों में हमारा काम चलता है। समझ में आया पूरा कहानी? जल्दी बताइए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो गाँव में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए किसी को भी पैसे का जरूरत पड़ता है, तो वो गांव का आदमी उसी के पास जाता है जो कि पैसे में बहुत ही पावरफुल होता है, ज़्यादा पैसा होता है उनके पास। तो वो आदमी पैसा दे देता है, लेकिन उनसे वो इंटरेस्ट भी दबा के लेता है। आगे बढ़े हम लोग, ये वाला बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड। आइए बात करते हैं हम लोग इरोड के अंदर जो क्लॉथ मार्केट है उसके बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है इरोड्स बाई वीकली क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु। पहली बात तो आप ये समझो कि इरोड है कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड। यानी कि तमिलनाडु के इरोड में जो कपड़े का मार्केट लगता है वो दुनिया के बड़े मार्केट में से एक है। इसका मतलब ये हो गया कि तमिलनाडु के इरोड में जो कपड़े का मार्केट लगता है हर सप्ताह, वो दुनिया में बड़े मार्केट कई सारे, उनमें इनका गिनती होता है।
इसका सिंपल सा मतलब आप कह सकते हो कि तमिलनाडु के इरोड में कपड़े का मार्केट बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ा, खतरनाक, बड़े लेवल पे लगता है। ठीक है, अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट। इस मार्केट में कई प्रकार के वैरायटी के कपड़े आपको देखने को मिलते हैं। हर प्रकार के कपड़े, हर डिजाइन के कपड़े आपको इस मार्केट में मिल जाते हैं। क्लोथ दैट इज मेड बाय वीवर्स इन द विलेजेस अराउंड इज आल्सो ब्राउट देयर फॉर सेल। यानी कि इस इरोड के बगल में जो जो गांव हैं, इरोड जो हमारा बेसिकली शहर है, इस शहर के बगल बगल में जो गांव है वहां पे भी लोग अपने घरों में बैठ के कपड़े बुनते रहते हैं सालों भर। और जब जब मार्केट लगता है हर सप्ताह में, वहां पे वो लोग भी अपने हाथ से बने हुए कपड़े लाके बेचते हैं। यानी कि मशीन से बने हुए कपड़े तो इरोड के मार्केट में बिकता ही है, साथ ही साथ जो लोग अपने घरों में हाथों से कपड़ा बुनते हैं उस प्रकार के कपड़े भी लोग अपने घरों से बना के लेके आते हैं, इरोड के मार्केट में बैठ के बेचते हैं। तो बहुत पैसा मिलता है उनको, प्रॉफिट कमाते हैं वो लोग। ठीक है, आगे, अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेस ऑफ क्लॉथ मर्चेंट्स हु बाय दिस क्लॉथ। और इस मार्केट में, इरोड के मार्केट में ऑफिस भी बने हुए हैं बड़े बड़े लोगों का। वो बड़े लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे लोगों के कपड़े को सस्ते दाम में खरीद लेते हैं और बड़े से मार्केट में जाके फिर उसको महंगे दाम में बेच देते हैं। बेसिकली कहने का मतलब हो गया कि इरोड के मार्केट में कई सारे लोगों ने अपने ऑफिस भी बना रखे हैं बड़े बड़े। वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे लोगों से कपड़े को खरीद लेते हैं सस्ते दाम में और बड़े मार्केट में जाके वो लोग महंगे दाम में कपड़े को बेच देते हैं। इस तरीके से उनका कमाई होता है, प्रॉफिट उनका होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अदर ट्रेडर्स फ्रॉम मैनी साउथ इंडियन टाउन्स ऑल्सो कम एंड परचेज क्लोथ इन दिस मार्केट। इंडिया के साउथ में और भी जो स्टेट हैं, फॉर एग्जाम्पल केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सारे स्टेट के भी लोग इरोड के मार्केट में आते हैं और वहां से सस्ते में कपड़े को खरीद के लेके अपने स्टेट में चले जाते हैं और वहां पे जाके फिर ये लोग महंगे दाम में कपड़े को बेचते हैं। यानी कि साउथ इंडिया के लगभग सारे स्टेट के लोग इरोड में लगने वाले मार्केट से कपड़ा खरीदते हैं सस्ते दाम में और अपने अपने स्टेट में जाके महंगे दाम में कपड़े को बेचते हैं। वहां से उनका प्रॉफिट होता है, वहां से वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। मर्चेंट्स सप्लाई क्लोथ इन ऑन ऑर्डर टू गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स अराउंड द कंट्री। कहने का मतलब हो गया कि जिस भी व्यक्ति को जितना भी कपड़ा चाहिए पहले ही वो ऑर्डर कर देते हैं कि भैया इस दिन हमारे फैक्ट्री में या फिर हमारे दुकान पे इतना कपड़ा पहुंचा देना। तो वो लोग ऑर्डर पे काम करते हैं। किस चीज़ पे? ऑर्डर पे, कि पहले ही वो लोग ऑर्डर ले लेते हैं कि इस दिन हमारे दुकान पे, यहाँ से, इस दुकान से हमारे यहाँ पे इतना कपड़ा भेज देना। तो वो लोग ऑर्डर पे काम करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी कपड़े जाते हैं यहाँ से। यानी कि इरोड के मार्केट से अलग अलग कंट्री में भी कपड़े को भेजा जाता है, बड़े बड़े फैक्ट्री वाले के पास, बड़े बड़े कंपनी वाले के पास। और फिर कंपनी वाले क्या करते हैं, उसके ऊपर अपना टैग, अपना स्टिकर लगा के बेच देते हैं महंगे दाम में। समझ में आ रही है बात? मतलब बड़े बड़े कंपनी के लोग भी क्या करते हैं, इरोड के मार्केट से सस्ते में कपड़ा खरीद लेते हैं और उस पर अपना टैग, अपना कंपनी का नाम, सब कुछ लगा के प्राइस सेट करके मार्केट में महंगे दाम में बेच देते हैं। इस तरीके का भी यहाँ पे काम चलता है। बेसिकली आप कह सकते हो कि तमिलनाडु के अंदर जो इरोड है वहाँ पे जो मार्केट लगते हैं कपड़े का, वो बहुत ही बड़ा मार्केट है। इतना बड़ा मार्केट है कि इंडिया के कई सारे स्टेट के लोग, खास करके साउथ इंडिया के स्टेट के लोग वहाँ पे कपड़े तो खरीदने आते ही हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल कंट्री के लोग भी वहाँ पे आते हैं। मतलब कि अलग अलग कंट्री के लोग भी वहाँ पे कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं। और चूंकि तमिलनाडु समुद्र के बगल में है तो कपड़ा खरीद लेते हैं, शिप में लोड कर देते हैं और अपने कंट्री में जाके कपड़े को शिप से उतार लेते हैं। ठीक है ना, तो बड़ा ईजी हो जाता है वहाँ पे उनके लिए। अगला, दे परचेज द यार्न एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द वीवर्स अबाउट द काइंड ऑफ क्लॉथ दैट इज टू बी मेड। यहाँ पे एक चीज और होता है, यहाँ पे इरोड में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो लोग क्या करते हैं, गाँव में जाते हैं, गाँव में जो लोग फ्री बैठे हुए होते हैं उनको कपड़ा, सुई, धागा सब कुछ दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे लिए कपड़ा बना के रखना, हम इस दिन आएंगे, कपड़ा लेके जाएंगे और तुम्हारा जो पेमेंट होगा वो हम तुमको कर देंगे। समझ में ये बात? मतलब कि इरोड के मार्केट में कई सारे ऐसे भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि कपड़ा, धागा, सुई, सब कुछ वो लोग क्या करते हैं, गाँवों में जाके वैसे लोगों को दे देते हैं जो कि खाली बैठे हुए हैं और जिनको कपड़ा बनाना बुनना आता है। बोलते हैं कि भैया तुमको कपड़ा बुनना आता है और तुम खाली बैठे हुए हो तो हम तुमको दे रहे हैं जॉब, ये सामान लो, तुम हमारे लिए कपड़ा बना के रखना, हम 10 दिन 20 दिन के बाद आएंगे,
हम वो कपड़ा लेकर जाएंगे और बदले में तुमको हम पैसा देंगे। तो वो लोग भी खुश, बिजनेसमैन भी खुश। बिजनेसमैन को किस चीज़ का खुशी है पता है? कम पैसे में उन्होंने काम करवा लिया। अब उसी कपड़े पे क्या होगा, वो अपने कंपनी का नाम लगा देंगे, टैग, प्राइस सेट कर देंगे और जाके बेच देंगे। और जो गांव के लोग वो भी खुश क्यों हैं? क्योंकि वो लोग बेरोजगार बैठे हुए थे, उनको काम मिल गया, पैसा मिल गया, तो दोनों खुश। इस तरीके से काम चलता है वहाँ पे। कहानी समझ में आया पूरा? चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर तो नेक्स्ट है हमारा पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। ये क्या है, इस टॉपिक में क्या इसमें नया बात है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर को शुरुआत करा था। चैप्टर का नाम था अ सर्ट इन द मार्केट। चैप्टर नंबर हमारा 9 था। पहला जो हमारा टॉपिक था वो था कॉटन फार्मर इन करनूल, ये हम लोग कर चुके थे। फिर हमारा सेकेंड टॉपिक था द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड। इरोड कहाँ पड़ता था? तमिलनाडु में। इसका कहानी भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज का क्लास हमारा स्टार्ट होने जा रहा है इस वाले टॉपिक से। टॉपिक का नाम है पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। तो आइए समझते हैं इस नए वाले टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमॉन्ग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स ही हैज रिसीव्ड फॉर क्लॉथ। The weavers get the yarn from the merchant and supply him the cloth। देखिए बेसिकली होता क्या है ना, आप इसको समझो। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, जो कि कपड़े का बिजनेस करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले ही थोक में, होलसेल में, मतलब बहुत ज़्यादा धागा खरीद लेते हैं, कपड़ा खरीद लेते हैं, है ना। फिर से सुई बटन वगैरह जो कपड़े को सिलने में लगता है, वो बिजनेसमैन लोग पहले थोक में, बड़े लेवल में उसको पहले खरीद के अपने यहाँ पे रख लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, गांव देहात वाले इलाके में जाते हैं और देखते हैं कि जो लोग खाली बैठा हुआ है, जिसको कोई काम धाम नहीं है लेकिन उसको कपड़ा बनाना आता है, तो उसको वो क्या करते हैं, सामान दे देते हैं अपना। भाई तुम कपड़ा ले लो, बटन ले लो, है ना, चैन ले लो, धागा सुई जो लेना तुम सब ले लो। तुम क्या करना, 1 महीने के अंदर इतना कपड़ा बना के हमको दे देना, बदले में हम तुमको क्या दे देंगे, पैसा दे देंगे। तो इस तरीके से बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग अपना काम करवाते हैं गांव देहात में। इससे दोनों का फायदा है, पता है क्या? ये बिजनेसमैन जो अपना कपड़ा बनवाएगा गांव के लोगों से, वो सस्ते में बनवा लेगा, तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिल जाएगा ज़्यादा, क्योंकि बनवा रहा है सस्ते में, बेचेगा महंगे में, तो उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। और गांव के लोगों को क्या फायदा हुआ इससे? वो ऐसे ही बेरोजगारी में बैठा हुआ था, उसको काम मिल गया, तो दोनों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स द वर्क अमॉन्ग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स ही हैज रिसीव्ड फॉर क्लॉथ। द वीवर्स गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लॉथ। यानी कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, मर्चेंट वगैरह, वो अपना सारा सामान लोगों को दे देते हैं कि लो तुम मेरा सामान सब कुछ ले लो, कपड़ा बनाओ, हम टाइम पे आएंगे, कपड़ा लेके चले जाएंगे, बदले में तुम्हारा जो पेमेंट होगा वो हम पेमेंट तुमको कर देंगे। इस तरीके से दोनों का फायदा हो जाता है। फॉर द वीवर्स दिस अरेंजमेंट हैज 2 एडवांटेजेस। फर्स्ट, द वीवर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेज ऑफ यार्न। सेकेंड, द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश्ड क्लॉथ इज टेकन केयर ऑफ। अब देखो, जो कपड़ा बुनेगा, जो कपड़ा बनाएगा, उस आदमी को 2 फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? उस आदमी को कपड़ा बनाने के लिए जो सामान चाहिए था उसको खरीदना नहीं पड़ा। बिजनेसमैन आया, सब कुछ उसको देके चला गया, तो उसको किसी भी प्रकार का चीज खरीदना नहीं पड़ा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या फायदा हुआ, जो कपड़ा उन्होंने बनाया उसको मार्केट में जाके बैठ के बेचना नहीं है। वो क्या करेगा, बस बना के रखेगा, बिजनेसमैन का आदमी आएगा, सारा कपड़ा उठा के लेके एक ही बार में चला जाएगा। तो बनाने का काम आसान हो गया, क्योंकि सब कुछ उसको घर बैठे मिल गया, और बेचने का भी झंझट उसको नहीं है। तो इससे दोनों फायदा हो गया। किसको? जो कपड़ा बनाया उसको। अब सवाल है कि सर बिजनेसमैन को क्या फायदा हुआ? बिजनेसमैन को फायदा ये हुआ कि उन्होंने कम दाम में कपड़े को बनवा लिया। अब मार्केट में वो क्या करेगा, उस कपड़े के ऊपर अपने कंपनी का स्टिकर लगा देगा, अपना प्राइस उसमें लिख देगा, और मार्केट में जाके महंगे दाम में उस कपड़े को बेच देगा। तो बताओ, दोनों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो यही होता है आज भी। आगे बढ़ते हैं।
द मर्चेंट्स हैव अ लॉट ऑफ पावर, दे गिव ऑर्डर्स फॉर व्हाट इज टू बी मेड एंड देन पे अ वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग द क्लॉथ। अब जो बड़े बिजनेसमैन है उनके पास पैसा तो बहुत है, तो वो क्या करता है, अपने सामानों को बहुत सारे लोगों को दे देता है गांव में, लो बैठ के बनाओ, और बस वो बदले में क्या करता है, टाइम दे देता है कि देखो भाई हम 10 दिन के बाद आएंगे, सारा कपड़ा हम लेके बना हुआ लेके चले जाएंगे, तुम्हारा जो पेमेंट होगा वो हम पेमेंट उनको दे देंगे। लेकिन असल बात तो ये है कि पेमेंट उनको कम मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि देखो गांव के लोग बेरोजगारी में बैठे हुए थे, कोई काम था नहीं उनके पास, उनको बैठे बैठे कुछ काम मिल गया, तो वो लोग क्या सोचेंगे कि यार ऐसे बैठ के दिन कट रहा था, थोड़ा बहुत काम किया, चलो जो पैसा मिला मिला काम कर लो, तो वो लोग कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बिजनेसमैन को क्या फायदा हुआ, कम पैसे दे के काम करवा लिया, कपड़ा बनवा लिया, अब उस कपड़े के ऊपर अपने कंपनी का नाम चिपकाएगा, पैसा उस पर लिख देगा रुपया कितने में बेचना है, और जाके मार्केट में जाके बेच देगा। तो आप इमेजिन करो कि जो कपड़ा वो बनवाएगा 100 रुपये में, वही कपड़ा वो मार्केट में जाके बेचेगा 500 रुपये में, तो बहुत फायदा होता है उसको, तो दोनों का फायदा हो जाता है इसमें। आगे, एट द क्लॉथ मार्केट द मर्चेंट्स सेल द क्लॉथ टू द गारमेंट फैक्ट्रीज। मार्केट में वो बिजनेसमैन क्या करेगा, जो बड़े फैक्ट्री वाले होंगे उनको कपड़ा एक ही बार में बेच देगा कि भैया आपका कंपनी है, मेरे पास इतना कपड़ा है, तो आप क्या कर लो, मेरा सारा कपड़ा एक ही बार में खरीद लो। तो बड़ा फैक्ट्री वाला क्या करेगा, उस बिजनेसमैन का सारा कपड़ा एक ही बार में खरीद लेगा। समझा रही बात? तो पहले क्या होगा, एक छोटा सा बिजनेसमैन कपड़ा बनवाएगा गाँव में लोगों से, फिर वो कपड़ा बनवा के अपने पास रख लेगा, फिर ये क्या करेगा, सारे के सारे कपड़े को जाके बड़े फैक्ट्री वाले को या फिर बड़े कंपनी वाले को दे देगा, इसको प्रॉफिट मिल जाएगा बस। अब कंपनी वाले का, फैक्ट्री वाले का माथा का टेंशन है कि उसको बेचो, कितना में बेचना है नहीं बेचना है, ये क्या करेगा, एक ही बार में बेच के अपना काम लेके निकल गई, पैसा लेके निकल गया। तो यही चीज होता है एक मार्केट में कपड़े बिजनेस के साथ। ठीक है, कपड़ा का जो बिजनेस करता है उनको यही सब चीज करना पड़ता है, डेली का काम है उनका ये चीज। आगे, उसके बाद द वीवर एंड अनदर एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली वर्क अप टू 12 आवर्स अ डे टू प्रोड्यूस क्लॉथ। तो जिस आदमी ने कपड़ा बनाया गाँव में रह के, उस आदमी को लगभग एक दिन में 10 घंटा 12 घंटा काम करना पड़ता है। अब उसके बावजूद पेमेंट कितना मिलता है, बहुत कम मिलता है। क्यों? मजबूरी है ना। सीधा बिजनेसमैन बोलते हैं कि तुम हमारे लिए काम नहीं करोगे तो हम दूसरे को काम दे देंगे। तो बताओ, वो आदमी कुछ नहीं कमा रहा था तो क्या चाहेगा कि चलो यार जो हो जाए 2 पैसा इसी में कमा लेते हैं। तो ऐसा ही गाँवों में होता है। ठीक है, तो 10-10 घंटा 12-12 घंटा लगातार कपड़ा बुनता रहता है, कपड़ा बनाता रहता है, उसके बावजूद उसको पेमेंट कम मिलता है। मजबूरी है ना, सिंपल सी बात है। आगे, फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट ₹3,500 पर मंथ। इसके इतना वो काम करेगा तब जाके एक आदमी एक महीने में 3,500 रुपए के आसपास लगभग रुपया कमाता है। आप जरा खुद सोच के बताओ, क्या आज के टाइम पे एक आदमी एक महीने में 3,500 रुपया कमाएगा, क्या उससे उसका घर चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, घर के सारे लोगों को काम करना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए घर में 10 लोग हैं, घर में 10 लोग हैं, 10 लोग डेली 12-12 घंटा काम करेंगे, तब जाकर उनके घर में पैसा आएगा, मोटा पैसा। लेकिन 1-2 आदमी पैसा कमाएगा तो उसके घर में राशन भी सही तरीके से नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक आदमी 3,500 रुपये मंथ में कमाएगा, उसके लिए क्या है, वो कुछ भी नहीं एक तरीके से। उसी में आपको खाना भी खाना है, अपना बाल बच्चे का पढ़ाई भी देखना है, बीमार कोई पड़ गया तो दवाई भी लेना है, उतना कम पैसे में कहाँ से हो पाएगा। इसीलिए वहाँ पे गांव के सारे लोग, घर के सारे लोग उस काम में लगे रहते हैं। अब यहाँ पे एक हमारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है पुटिंग आउट सिस्टम। ये क्या होता है पुटिंग आउट सिस्टम? ये पुटिंग आउट सिस्टम जो है ये आपके हेडिंग में भी लिखा हुआ होगा, है ना, लिखा हुआ। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। पहले लिखा हुआ है The arrangement between the merchant and the weaver is an example of putting out system, where the merchant supplies the raw material and received the finished product। जो अभी आपने पढ़ा ना कि जो मर्चेंट है, यानी कि जो बिजनेसमैन है, वो अपना सारा सामान दे देता है किसको, वीवर को, कपड़ा बुनाई करने वाले लोगों को, और उनसे कपड़ा बना हुआ ले लेता है बस। इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम।
तो यदि आपसे कोई चलते फिरते पूछ दे कि बताओ पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है, तो सिंपल सा बताना है कि पुटिंग आउट सिस्टम यही होता है जिसमें एक बिजनेसमैन क्या करेगा, अपना सारा रॉ मटेरियल यानी कि सब कुछ जो कपड़ा को बनाने के लिए चाहिए वो सब कुछ जाके गांव के लोगों को दे देगा। ठीक, अब वो गांव का आदमी क्या करेगा, उस सारे सामान का धागा, सुई, कपड़ा, इन सब का इस्तेमाल करके वो कपड़ा बनाएगा। कपड़ा बनाने के बाद फिर उस बिजनेसमैन को वो कपड़ा दे देगा। और ये बिजनेसमैन क्या करेगा, बड़े से कंपनी वाले को या फिर बड़े से फैक्ट्री वाले को एक ही बार में बेच के पैसा कमा लेगा। इसी पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। समझ में आया बात? ये चीज ना पहले इंडिया में खूब होता था, लेकिन आज इंडिया में ये चीज बहुत कम होता है। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया में लगभग आज हर शहर में कपड़ा बनाने वाला मशीन आ गया है। तो कोई भी आदमी मशीन से ही बनता हुआ कपड़ा पहनता है ज्यादातर। तो ये पूरा कहानी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो आइए बात करते हैं उस प्रकार के फैक्ट्री के बारे में जो कि कपड़ा बनाता है, और वो फैक्ट्री कहाँ पे है, दिल्ली के आसपास है। ठीक है, दिल्ली हमारे इंडिया का कैपिटल है, तो उसी के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, द इरोड। इरोड कहाँ था याद करिए, तमिलनाडु में था, हम लोगों ने पढ़ा था। द इरोड मर्चेंट सप्लाइज द क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय द वीवर्स टू अ गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इरोड वाले टॉपिक में कि इरोड के बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, वहां से सस्ते दाम में कपड़े को खरीद लेते हैं और जाके बाहर बाहर अलग अलग स्टेट में भी और अलग अलग कंट्री में भी बेच देते हैं। तो वही चीज यहां पे भी होता है कि इरोड के बिजनेसमैन क्या करते हैं, इरोड के मार्केट से कपड़े को सस्ते दाम में खरीद लेते हैं और जाके दिल्ली के मार्केट में बेच देते हैं। तो इनसे उनको होता है बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट। ठीक है, हमने बताया था ना कि इरोड तमिलनाडु में पड़ता है और वहां से बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, इरोड जो कि कपड़े के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा जगह है, वहां पे कपड़ा बहुत सस्ता सस्ता मिलता है। हाँ, वर्ल्ड के टॉप में वो आता है कॉटन क्लॉथ के, सॉरी कपड़े के मार्केट के तौर पे इरोड। तो बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, इरोड के मार्केट से कपड़े को सस्ते दाम में खरीद लेते हैं और जाके इंडिया के अलग अलग स्टेट में उसको बेच देते हैं। तो वो लोग दिल्ली में भी आके बेचते हैं। तो दिल्ली में जो फैक्ट्री वाले लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, इस कपड़े को खरीद लेंगे। है, आगे बढ़ते हैं। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज द क्लॉथ टू मेक शर्ट्स। अब जो दिल्ली में जो फैक्ट्री है कपड़ा बनाने वाला, वो इरोड के मार्केट से कपड़े को खरीद लिया सस्ते दाम में। अब वो दिल्ली वाला फैक्ट्री क्या करेगा, उस कपड़े को अच्छे तरीके से सिलेगा, उसके ऊपर अच्छा डिजाइन देगा, उसके ऊपर अपने फैक्ट्री का लोगो लगा देगा, प्राइस लगा देगा, फिर उसको मार्केट में जाके महंगे दाम में बेच देगा। ऐसे ही काम चलता है। द शर्ट्स विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स। और दिल्ली में तो ऐसे ऐसे भी फैक्ट्री है कपड़े वाले जहां पे कपड़ा तो बनता है, इंडिया में भी बिकता है, उस कपड़े को अलग अलग कंट्री में भी जाके बेचा जाता है। तो दिल्ली में कई सारे फैक्ट्री हैं जहां पे कपड़े बनाए जाते हैं, और यहाँ पे जो कपड़े बनाए जाते हैं, यहाँ पे कपड़ा आता कहाँ से है, वही इरोड के मार्केट से आता है। ठीक ना, आगे। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज ट्राई टू कट कॉस्ट। अब देखो, कोई भी फैक्ट्री जो है, क्या वो कभी चाहेगा कि कपड़े को बनाने में हमारा पैसा बहुत खर्चा हो जाए? चाहेगा कभी? वो कभी नहीं चाहेगा। वो क्या चाहेगा कि कम से कम पैसे में हमारा फैक्ट्री चलता रहे और कम से कम पैसे लगा के हमारे यहाँ पे कपड़े बनते रहे। तो फैक्ट्री वाला ना कोशिश करता है कि जितना कम पैसा लगा के कपड़ा बना लिया जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि जितना कम पैसा लगेगा उतने ही महंगे दाम में आप उसको बेचोगे, और महंगे दाम में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। ठीक ना, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। They get the maximum work out of the workers at the lowest possible wages। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने फैक्ट्री में जो लेबर लोग काम करते हैं ना, उन लोगों को बहुत कम पेमेंट देते हैं, कम पैसा देता है। तो पैसा देना पड़ रहा है कम, कपड़ा बन रहा है ज्यादा, और मार्केट में भी जब वो कपड़ा बिकेगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा।
ये एक फैक्ट्री वाले नहीं करते हैं, ये सब कोई यही करते हैं। सब फैक्ट्री वाला ही चाहता है कि कम से कम पैसे लगा के हमारे काम हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट्स एंड ऑल्सो सप्लाई द गारमेंट्स टू फॉरेन बायर्स एट अ चीप प्राइस। इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, कम से कम पैसा लगा के कपड़ा बना तो लेते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, अपने फैक्ट्री का या फिर अपने कंपनी का स्टिकर लगा देते हैं, प्राइस महंगा डाल देते हैं और जाके इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी अलग अलग मार्केट में जाके उसको बेच देते हैं। समझ में आया बात? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इस तरीके से ये टॉपिक वही हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है द सर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब बेसिकली ये बात कर रहा है अमेरिका के बारे में, ठीक ना। तो देखते हैं कि आखिर अमेरिका में एक शर्ट का क्या प्राइस वगैरह रहता है या फिर वो किस तरीके से बनता है। पहला पॉइंट लिखा हुआ इसमें कि अ नंबर ऑफ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट अ लार्ज क्लॉथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आर प्राइस्ड एट $26। 26 के आगे एक साइन आपको दिख रहा होगा, वो डॉलर का साइन है। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। अ नंबर ऑफ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट अ लार्ज क्लॉथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आर प्राइस्ड एट $26। जैसे देखो, होता क्या है ना, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, वहां पे जो कपड़े के दुकान होते हैं ना, कपड़े के दुकान के बाहर वो लोग कई सारे कपड़े एज अ शो पीस रखते हैं ताकि लोग उसको देख सके। लेकिन हमारे इंडिया में यदि आप देखोगे, इंडिया में भी ये चीज है, लेकिन वो लोग ना बहुत कम कपड़ा दुकान के बाहर रखते हैं देखने के लिए। अमेरिका के दुकानों में आप देखोगे कि दुकान के बाहर पूरा का पूरा वो लोग एक से एक डिजाइन के कपड़े टांग के रखते हैं ताकि लोग उसको देख के शॉप के अंदर आए, दुकान के अंदर आए और वो अपने कपड़े को खरीद ले। और वहां पे कपड़े का स्टार्टिंग होता है $26 से। $26 दैट इज ईच शर्ट सेल्स फॉर $26 और अराउंड ₹1200। वही यदि हम लोग इंडिया के हिसाब से देखें तो एक शर्ट का कीमत कितना पड़ जाएगा हम लोगों को? ₹1200, 1200। यानी कि अमेरिका में यदि आप एक शर्ट खरीदोगे तो आपको देना पड़ेगा ₹1200, ठीक। लेकिन वही एक अमेरिका का आदमी उस शर्ट को खरीदेगा तो उसको देना पड़ेगा केवल $26। समझ में आ रही है बात? क्योंकि डॉलर का वैल्यू अलग होता है और हमारे इंडिया के रुपया का वैल्यू अलग होता है। तो वो $26 दे के ही वो शर्ट खरीद लेगा, लेकिन हमको यदि खरीदना होगा तो हम लोग देंगे उसको ₹1200। इसका मतलब हो गया कि यदि आपको अमेरिका में एक शर्ट खरीदना है तो ₹1200 का पड़ेगा, सोचो। ठीक है, तो ये फर्क होता है। द बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट्स फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली फॉर ₹200 पर शर्ट। He then spent ₹300 for advertising in the media and another ₹100 per shot on storage, display and all other charges। वही यदि हम लोग बात करें अपने इंडिया का, तो इंडिया में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन क्या करेगा, छोटे छोटे लोगों से, छोटे छोटे दुकान से बड़े लेवल पे शर्ट खरीद लेगा एक ही बार में, और एक शर्ट का कीमत उसको कितना पड़ गया? ₹200। पहले बात करते हैं अमेरिका का पहले, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अमेरिका के अंदर यदि बात करें तो अमेरिका के अंदर एक शर्ट यदि आपको खरीदना है तो यदि अमेरिका का आदमी खरीदेगा तो उसको $26 में मिल जाएगा वो शर्ट। लेकिन वही शर्ट यदि एक इंडिया का आदमी जाके खरीदेगा अमेरिका में तो उसको ₹1200 देने पड़ेंगे। ये अमेरिका का कहानी हो गया। अब बात करते हैं इंडिया का। इंडिया में कैसे शर्ट का बिजनेस होता है वो समझो पहले। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, किसी छोटे से दुकान से या फिर छोटे से कपड़े के मार्केट से कपड़ा खरीद लेते हैं बहुत बड़े लेवल पे, और उस हिसाब से उनको एक शर्ट का कीमत पड़ता है ₹200 केवल। और ज़्यादातर वो कपड़ा किधर से खरीदेंगे? दिल्ली तरफ से खरीदेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी कपड़े का बिजनेस, तमिलनाडु भी है, दिल्ली में भी कपड़े का बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या करेंगे, दिल्ली के बड़े से मार्केट में जाएंगे
और थोक में बड़े लेवल पे एक ही बार में कई सारे शर्ट वो खरीद लेंगे। तो जब एक बार में आप कोई बड़ा चीज़ खरीदते हैं ना, ज़्यादा खरीदते हैं, तो सस्ता पड़ता है कि महंगा? सस्ता पड़ता है। मतलब जब आप कोई चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं, एक ही बार में खरीद लेते हैं ज़्यादा, तो वो चीज़ आपको सस्ता पड़ता है। तो उस बिजनेसमैन को एक शर्ट के ऊपर कितना पड़ गया? 200 रुपया पड़ गया। अब आगे वो क्या करेगा? 300 रुपये खर्च करेगा प्रचार करने में कि भैया हमारे कपड़े को खरीदो, हमारा शर्ट बढ़िया है, हमारा शर्ट ऐसा है वैसा है। यानी कि 300 रुपये वो क्या करेगा? प्रचार में खर्च कर देगा। 100 रुपया वो खर्च करेगा उसको स्टोर करने में, मतलब उस शर्ट को आयरन करना, उसको पैक करके डब्बे में अच्छी तरीके से रखना, उसके ऊपर मान लीजिए 100 रुपया उसका वहाँ पे खर्चा हो गया। और भी छोटा मोटा कोई चार्ज होगा तो उसके ऊपर 100 रुपये का वहाँ पे खर्चा हो गया। Thus the cost to this person is ₹600। अब जरा समझिए ध्यान से, बात करें हम लोग तो उस इंसान को एक शर्ट के ऊपर कितने का खर्चा बैठा पहले ये देख लो। 200 रुपये में वो शर्ट को खरीदा, 300 रुपये उसको लग गए उस शर्ट का प्रचार करवाने में, और 100 रुपया लग गया उसको स्टोर करने में, आयरन करने में, पैकेजिंग वगैरह करने में लग गया। तो टोटल देखा जाए तो उनको खर्चा पड़ा एक शर्ट पे कितना रुपया? 600 रुपये। ठीक। वाइल ही सेल्स दिस शर्ट फॉर ₹1200, लेकिन वो बेचेगा कितने में? 1200 रुपये में। तो 600 उसका खर्चा हुआ, बेचा 1200 रुपये में। तो सीधा सीधा बताइए प्रॉफिट उसको कितने रुपए का हुआ? 600 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। ₹600 इज हिज प्रॉफिट ऑन वन शर्ट। तो यदि वो एक शर्ट को बेचेगा तो 600 रुपया उसको प्रॉफिट होगा। मान लीजिए यदि वो दिन में 10 शर्ट भी बेच दिया तो उसको 6000 का प्रॉफिट हो गया। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से कपड़े का बिजनेस चलता है। लेकिन हाँ बोलो। प्रचार तो एक ही बार कराएगा? नहीं, क्योंकि देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं ना, हर प्रकार के शर्ट के डिजाइन निकालते हैं। तो हर प्रकार के शर्ट का डिजाइन वो लोग प्रचार करवाते हैं। तो हर प्रकार का शर्ट का डिजाइन तो महंगा भी हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो देखा हमने कि 200 रुपये का कपड़ा है, केवल 300 रुपया प्रचार पे ही खत्म कर दिया। तो हो सकता है कि वो आदमी यदि कोई उसके दुकान पे कपड़ा खरीदने के लिए आए, शर्ट के बदले कुछ और भी खरीद लेगा। तो फायदा किसका हो गया? दुकानदार का हो गया, है कि नहीं? तो इसीलिए कोई भी बिजनेसमैन जो होता है अपने सामानों का प्रचार करवाता है ताकि लोगों को पता चले उसके सामान के बारे में और आके खरीदे। और इसका तो ये भी फायदा, मतलब एक शर्ट का वो करवाया, मतलब हाँ बिल्कुल, उसके पास तो ऐसा 10-20 शर्ट होगा, बिल्कुल। तो वो बेचा तो उसका 300 रुपया ऐसे ही हटा दीजिए तो हाँ, बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। बहुत प्रॉफिट होता है, बहुत प्रॉफिट, 900 का मुनाफा। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कपड़े का बिजनेस इतना आसान भी नहीं है, बहुत नुकसान भी होता है। लेकिन ये आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल रहा है कि इंडिया में किस तरीके से कपड़े का बिजनेस चलता है। इफ ही इज एबल टू सेल अ लार्ज नंबर ऑफ शर्ट्स हिज प्रॉफिट विल बी हायर। यदि वो कपड़े को ज़्यादा बेचेगा तो प्रॉफिट भी उसका ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से पूरा कहानी उसका चलता है। तो समझ में आया कि अमेरिका में किस तरीके से कहानी चलता है। तो वो क्या करेगा? कम दाम में कपड़े को खरीद लेगा, 300 रुपये मतलब 200 रुपये में कपड़े को खरीदेगा, 300 रुपये प्रचार में खर्चा कर देगा, और 100 रुपया वो अलग अलग चीज़ों में खर्चा करके 600 रुपया उसका खर्चा हो गया, 1200 रुपये में उसको बेच देगा, तो 600 रुपये का उसका प्रॉफिट हो गया। पूरा कहानी समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हु आर दी गेनर्स इन दी मार्केट। मार्केट में गेनर कौन होते हैं? गेनर का मतलब है कि मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलता है। देखते हैं। अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर एट द सुपर मार्केट। मतलब कि एक मार्केट जो है ना, उस मार्केट में जितने भी लोग काम करते हैं सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक किसान है जो कि कॉटन का खेती करता है। कॉटन का कपड़ा मिलता है, शर्ट पैंट वगैरह कॉटन का तो मिलता ही है। तो मान लीजिए कि एक किसान है, फार्मर है, जो कि कॉटन का खेती करता है। वो कॉटन को उगाएगा, वो कॉटन को बेचेगा पहले छोटे से बिजनेसमैन को, वो बिजनेसमैन कॉटन को बेच देगा बड़े से कंपनी वाले को, कंपनी वाला उस कॉटन का कपड़ा बनाएगा, कपड़ा बना के वो कपड़ा मार्केट में आएगा, फिर हम लोग उस कपड़े को खरीदेंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया? एक चेन बन गया। तो एक साइकिल बन गया एक तरीके से।
इतने सारे चीज़ों को करना पड़ता है, तब जाके हमारे पास एक सिला हुआ बिल्कुल अच्छा शर्ट पहुंचता है। यानी कि जो शर्ट वगैरह हम लोग आज पहनते हैं, वो पहनने का तो हमने पहन लिया, लेकिन कई सारे प्रोसेस से होके उसको गुजरना पड़ता है, तब जाकर हमारे पास वो शर्ट पहुंचता है। ठीक ना। हम लोग करते क्या है, बस पैसा लेकर गए मार्केट में, खरीद के लेकर आ गए, आसान है, लेकिन उसके पीछे कितना मेहनत है ये भी हम लोगों को समझना चाहिए। पहले कॉटन उगाएगा किसान, उसको बेचेगा, उससे धागा बनाएगा, धागा बना के कपड़ा बुनेगा, कपड़ा बुनने के बाद उसको रंग करेगा, सिलेगा, बटन लगाएगा, पैक करेगा, मार्केट में बेचेगा, मार्केट में आएगा, फिर हम दुकान पे जाके खरीद के लेकर आएंगे। तो इतना झंझट होता है। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन, यानी कि इस पूरे मार्केट में आपने देखा हर कोई दूसरे को सामान खरीद रहा है तो दूसरा बेच रहा है। जैसे किसान अपने कॉटन को बेचेगा तो बिजनेसमैन उसको खरीदेगा, फिर बिजनेसमैन अपने बड़े कंपनी वालों को बेचेगा तो बिजनेसमैन ने बेचा, कंपनी वाले ने खरीद लिया। तो बेचना खरीदना, बेचना खरीदना, ये पूरा चलता ही रहता है। और जब एक बार मार्केट में वो शर्ट बन के तैयार होके आ जाता है, हम लोग पैसा लेके जाते हैं, खरीद के लेके आ जाते हैं। तो हम लोगों ने खरीद लिया, दुकान वाले ने बेच दिया। ठीक है ना। इस तरीके से हमारा पूरा कहानी चलता है। There were people who made profits in the market and there were some who did not gain as much from this buying and selling। मतलब इस मार्केट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत प्रॉफिट हो जाता है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको उतना नुकसान प्रॉफिट नहीं हो पाता है। क्योंकि भाई देखो, बिजनेस है, बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट तो होता नहीं है, कभी लॉस भी होता है ना। तो ये चीजें हैं। कहानी समझ में आया? चलिए, हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है मार्केट एंड इक्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके से। फर्स्ट पॉइंट है, द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट्स इन द मार्केट, द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट्स। देखो, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन कमाता है पता है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है मार्केट में एक बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन जो दूसरे कंट्री का है। जैसे मान लीजिए एक अमेरिका का बिजनेसमैन इंडिया आएगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे दिल्ली के मार्केट में या फिर तमिलनाडु के अंदर जो इरोड मार्केट था, वहां पे जाके क्या करेगा, कपड़े को सस्ते दाम में खरीद लेगा, जहाज पे लोड कर लेगा और जाके लेके चला जाएगा अपना देश अमेरिका। वहां पे जाके वो क्या करेगा, अपने तरीके से उसको डिजाइन करके कपड़े में डब्बे में पैक करके बेचेगा। तो देखो, उन्होंने इंडिया में खरीदा कपड़े बहुत ही सस्ते दाम में, उसको जाके वहां पे फिनिश कर दिया, पैकेजिंग वगैरह बढ़िया से कर दिया, और वहां पे जाके वो बेचेगा डॉलर में। यहाँ पे वो किस में खरीदेगा, रुपया में, और वहां पे जाके बेचेगा अपने देश में डॉलर में। तो पैसा ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा, उसी को होगा ना। तो क्या हम लोगों को प्रॉफिट ज्यादा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वही लिखा हुआ यहाँ पे, द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट्स। जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस दुकानदार होते हैं, जो उसको कपड़ा बेचेगा उसको प्रॉफिट बहुत कम होता है, लेकिन वो जो बिजनेसमैन है विदेश का, दूसरे कंट्री का, वो बहुत पैसा कमाता है। ठीक है, आगे। ऑन द अदर हैंड, द अर्निंग्स ऑफ द वर्कर्स एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री आर बेयरली एनफ टू कवर देयर डे टू डे नीड्स। अब देखो, कपड़े के दुकान पे आपने देखा होगा कुछ वर्कर भी काम करते हैं, कपड़े को दिखाना, कस्टमर को कपड़े को समेटना, दुकान को अच्छी तरीके से अरेंज करके रखना। क्या लगता है आपको कि उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता होगा या कम मिलता होगा? मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं है, उतना कम भी नहीं है, लेकिन उनका घर बस चल जाए उतना पैसा उनको मिलता है। ओवरऑल हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि कपड़े का जो पूरा मार्केट होता है, वो जितना अच्छा आपको देखने में लगता है उतना ही ज़्यादा रिस्की भी है, उतना ज़्यादा लॉस भी होता है उसमें। और सबसे बड़ी बात, जो उसमें काम करते हैं लोग, वर्कर वगैरह, उनको तो बहुत ही कम पैसा मिलता है। ठीक ना, आगे। Thus, not everyone gains equally in the market, यानी कि मार्केट में हर प्रकार के लोगों को बराबर प्रॉफिट होगा ये जरूरी नहीं है। किसी को प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है तो किसी को प्रॉफिट बहुत कम होता है, किसी को तो लॉस भी हो जाता है मार्केट में, है ना। आगे, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट। अब देखो, हमारा कंट्री कैसा कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब हो गया कि इंडिया में लगभग सब कुछ ठीक सिस्टम यहाँ पे काम करता है। हम लोगों के पास कई सारे अधिकार भी हैं, कुछ कुछ मतलब बहुत चीज़ें हम लोग कर सकते हैं।
तो अब मार्केट में हमारे पास चॉइस होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आप एक सब्जी मंडी में गए हो, एक दुकानदार है जो कि आलू दे रहा है 20 रुपए केजी, दूसरा दे रहा है 30 रुपए केजी। तो अब आपका मन है कि आपको कौन सा खरीदना है, 20 रुपए वाला खरीदना है या फिर 30 रुपए वाले खरीदना है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में सामान हर प्रकार के हैं, आपको किस प्रकार का सामान चाहिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कोई जबरदस्ती आपको फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं तुम हमारा ही सामान खरीदो। ऐसा होता है कभी मार्केट में? कभी नहीं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, द मार्केट ऑफर्स पीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क एंड टू बी एबल टू सेल थिंग्स दैट दे ग्रो और प्रोड्यूस। जैसे मान लीजिए, मार्केट ऐसा जगह है ना जहां पे आप भी अपना सामान जाके बेच सकते हो। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आपको मिट्टी का बर्तन बनाना बड़ा अच्छा आता है, या फिर मिट्टी का दिया आपको बनाने के लिए अच्छा आता है। आप मिट्टी का दिया बनाओ, बर्तन बनाओ, जो बनाना है बनाओ, जाके मार्केट में बेच दो। यानी कि मार्केट हर किसी इंसान के लिए क्या है, बराबर है। कोई भी आदमी आके अपना सामान बेच सकता है और खरीद सकता है। मार्केट में आने से कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते। इसीलिए मार्केट में भीड़ बहुत होता है। यदि रोका टोका जाता तो क्या मार्केट में आपको इतने लोग मिलते आज? कभी भी नहीं। आगे, इट इज यूजुअली द रिच एंड द पावरफुल दैट गेट द मैक्सिमम अर्निंग्स फ्रॉम द मार्केट। देखो भाई, मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा वही कमाता है जो बहुत अमीर है, उसका बिजनेस बहुत बड़ा होता है, तो प्रॉफिट भी उसको बड़ा मिलता है, ज्यादा मिलता है। लेकिन जो छोटे मोटे दुकानदार है वो कितना ही कमा लेते होंगे, घर परिवार चल जाए उतना ही वो लोग बस अपना कर पाते हैं, बाकी तो उनका सारा कमाई कौन कर लेता है? बिजनेसमैन बड़े बड़े कर लेते हैं। ठीक ना, आगे। These are the people who have money and own the factories, the large shops, large land holdings, etc. क्योंकि जिसके पास मार्केट में पैसा है उसका बिजनेस बड़ा होता है, दुकान बड़े होते हैं, तो प्रॉफिट भी उसको क्या मिलता है? बड़ा मिलता है, ज़्यादा पैसा कमाता है वो। लेकिन एक छोटा सा दुकानदार जिसका दुकान बहुत छोटा है, बहुत कम सामानों को बेचता है, तो वो कितना ही कमा लेता होगा? बहुत कम, जिससे बस घर चल जाए उनका, है कि नहीं? इस प्रकार के चीजें देखने को मिलते हैं। तो मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा वही कमाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। ठीक है, द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच एंड द पावरफुल फॉर वेरियस थिंग्स। अब देखो, जो हमारे मार्केट में जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके पास पैसा बहुत होता है, तो जो गरीब लोग होते हैं उनको पूरी तरीके से उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मार्केट में कोई गरीब दुकानदार है, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसको पैसे का जरूरत है, तो बताओ वो पैसा किससे मांगेगा? उसी अमीर आदमी से मांगेगा जो मार्केट का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। तो अमीर आदमी लोगों के मदद भी करते हैं कि तुमको पैसे का जरूरत है, हम देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा हम ये कहना चाहते हैं कि मार्केट में अमीर लोग भी दिखेंगे आपको और थोड़ा बहुत गरीब लोग भी दिखेंगे। जो गरीब लोग होते हैं उनको ज्यादा जरूरत पड़ता है किसका? अमीर आदमी का, क्योंकि उसको पता है हमारा बिजनेस उतना बड़ा है नहीं, हमको पैसे का जरूरत पड़ेगा मार्केट में, तो हमको पैसा देगा कौन? वही अमीर आदमी देगा जिसके मार्केट में बिजनेस बहुत बड़ा है। तो बिजनेस मार्केट में आप देखना, मार्केट में देखना, तो कोई छोटा सा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, सब आपस में मिल के रहते हैं, क्योंकि सबको पता है कब किसको किसका जरूरत पड़ जाए किसी को कोई पता नहीं, इसीलिए मार्केट में सब मिलजुल के रहते हैं। आगे, दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स। मान लीजिए कोई छोटा आदमी, उसको लोन चाहिए, तो कौन देगा? बड़े बिजनेसमैन देंगे जिसके पास पैसा ज्यादा है। फॉर रॉ मटेरियल, किसी प्रकार के सामान चाहिए तो उसको कौन देगा सामान? वही बिजनेसमैन देंगे। एंड मार्केटिंग ऑफ देयर गुड्स एंड मोस्ट ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट। और मान लीजिए कि उनको जॉब भी चाहिए, कोई गरीब आदमी है मान लो, उनको जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए, ताकि उसका घर परिवार चल सके, दो पैसा कमा सके, तो उसको रोजगार भी कौन देगा? वही बिजनेसमैन देंगे जिनका बिजनेस बहुत बड़ा है। जैसे मान लीजिए एक आदमी है जिनका मार्केट में बिजनेस बहुत बड़ा है कपड़े का, और कोई आदमी आया उसके पास जॉब मांगने के लिए कि भैया हमको काम दे दो, तो क्या करेगा? क्योंकि उसका दुकान बहुत बड़ा है, तो वो क्या बोलेगा? ठीक है, तुम कल से मेरे दुकान पे काम करने के लिए आ जाना। तो बड़े बिजनेसमैन का मार्केट में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो गरीब लोगों पे भी ध्यान दे सके और अमीरों को भी अपने कांटेक्ट में रख सके, क्योंकि मार्केट में सब बराबर है। अमीर गरीब तो अलग चीज है, लेकिन सब दूसरे से मिल के रहते हैं, क्योंकि सबको पता है आज हमको इसका जरूरत पड़ा है, कल इसका जरूरत दूसरे को पड़ सकता है, तो सब आपस में मिलकर रहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट। अब
लेकिन कई बार बिजनेसमैन जो बड़े बड़े होते हैं वो गरीब लोगों का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक गरीब आदमी आया उसके पास जॉब मांगने के लिए, हुजूर हमको कुछ काम दे दीजिए। उसने बोला कि ठीक है हम तुमको काम तो दे देंगे, लेकिन तुमको काम करना पड़ेगा 12 घंटा और सैलरी मिलेगा मात्र 3,000 रुपया महीना। तो बताओ ये कहीं से ठीक बात है? वो आदमी आपके यहाँ पे 12 घंटा काम करेगा और सैलरी कितना मिलेगा? केवल 3,000 रुपया। फिर वो बिजनेसमैन बोलेगा करना है तो करो, नहीं तो फिर जाओ। तो बताओ वो गरीब आदमी मजबूरी में क्या करेगा? जहां उसको कोई काम नहीं मिल रहा था वहां इसको काम मिल रहा है, तो मजबूरी में काम करेगा। 12-12 घंटा काम करना पड़ेगा उसको। नहीं करेगा तो उसको पता है बेरोजगार हो जाएंगे फिर हम। जो 3,000 रुपया महीना आएगा वो भी नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए मार्केट में कभी कभार जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, वो लोगों को फायदा तो पहुंचाते ही है, कई बार गरीब लोगों का वो गलत तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। तो मार्केट में हर प्रकार के लोग दिख जाएंगे हम लोगों को। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? समझ में आया सब कुछ? चलो इस तरीके से ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट, और टॉपिक के साथ हो गया हमारा चैप्टर भी कंप्लीट। तो हम लोग ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोगों को समझ में आया सब कुछ? कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।